Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन न्यूज़पेपर इसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस का हम लोग एनालिसिस कर रहे थे विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 15th ऑफ दिसंबर 2023। तो जी, क्या है आज के आपके डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाले पेज के अंदर। यहाँ पर जी आपको नजर आ रहा होगा ये तीन एडिटोरियल्स हैं एंड दीज आर ओपिनियंस। सो इस लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ 1, 2 एंड 3 ये वाले तीन जो एडिटोरियल्स हैं। फर्स्ट वन डील करेगा इकोनॉमी को डायरेक्टली एंड सेकंड वन कंट्रोल डील करेगा पोल्यूशन को। थर्ड वन आपका जो डील करेगा वो जो आपका सोशल इशू है चाइल्ड का सेक्सुअल अब्यूज उसको। तो इन तीन एडिटोरियल्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया जाएगा स्पेशली विद रेफरेंस टू आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके पर्सपेक्टिव में जो चीज़ें होंगी उनको मैं एनालाइज करूंगा एंड बाकी जो आपके ओपिनियंस हैं उनको हम देखते रहते हैं इंशाल्लाह। तो विद टाइम जो है गाहे बगाहे जो इनमें से इम्पोर्टेंट होगा उनको हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा जी क्या क्या, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक होगा न्यूज़पेपर का, आज का जो न्यूज़पेपर है उसका और इस लेक्चर का। और इसके अलावा इस जो ये जो लेक्चर है इसके हम चैप्टराइजेशन भी कर देंगे। तीन टॉपिक्स हैं, नीचे तीन चैप्टर्स बन जाएंगे। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में हम जो भी अनाउंसमेंट्स करें ताकि आप तक पहुंचती रहें। सो जी, बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर टीम दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कमेंट्स करके बताइएगा जरूर आपकी लर्निंग के बारे में। और टुडे क्वेश्चन, आजकल जो पाकिस्तान के अंदर मेन जो इशू बना हुआ है दैट इज इलेक्शंस। और इलेक्शंस जो हैं वो 8 और फरवरी को होंगे। आपकी इकोनॉमी हर चीज जो पाकिस्तान की है वो इलेक्शंस के ऊपर स्टैंड आउट कर रही है कि इलेक्शंस हों उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और वो बाद में आईएमएफ के साथ कुछ डील्स करे लॉन्ग टर्म की, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो बेहतर हो, कुछ बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनाई जाए ताकि पाकिस्तान जो जो है ना उसको ट्रैक पर लाया जा सके। लेकिन अब इलेक्शंस को लेकर ही जो है मुख्तलिफ किस्म की जो कन्फ्यूजन स्टेटमेंट्स आ रही हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर। और इलेक्शन जो कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कंटिन्यूसली उनको रिजेक्ट कर रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज एंड मैनी जो डिफरेंट जो चीज सेक्टर्स हैं जो पिलर्स हैं वो क्या ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के कि इलेक्शंस डिले हो जाएंगे, इलेक्शंस डिले हो जाएंगे। सो टू माई टूडे क्वेश्चन कि आप लोग भी बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम व्हाट यू थिंक सो कि क्या इलेक्शंस डिले होंगे या नहीं होंगे, 8 फरवरी को इलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपका आंसर सिर्फ इतना होना चाहिए, यस इलेक्शंस विल डिले। और इसके बाद एक आपने आर्गुमेंट बिल्डअप करना है कि आप कैसे कह सकते हैं कि डिले होंगे, आपको कौन सी चीज नजर आ रही है जो ये कहती है कि इलेक्शंस डिले होंगे। दूसरी तरफ नो इलेक्शंस विल नॉट डिले। और फिर कौन सी पॉजिटिव चीजें आपको नजर आ रही हैं जो ये कहती हैं कि इलेक्शंस डिले नहीं होंगे। ये कमेंट आपने मेरे लिए नहीं करना, ये कमेंट आपने चेकआउट करना है कि आपके अंदर जो क्रिटिकल एबिलिटी है वो कितनी है। क्या आप चीजों को देखकर जो है अंदाजा लगा सकते हैं, आपके पास जो नॉलेज बेस है उससे आपको आइडिया होता है कि व्हाट इज योर क्रिटिकल अप्रोच। कि आपने इसको अपनी क्रिटिकल अप्रोच से जस्ट जो है बताना है कि इलेक्शंस होंगे 8 फरवरी को, डिले होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे या नहीं होंगे तो उसकी एक वैलिड रीजन जो आप समझते हैं वो आप लोगों ने एक्सप्लेन जरूर करनी है। 2-3 जुमलों के अंदर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जी है आपकी क्या जो ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं करंटली उनकी टाइमलाइन है, आप इसको देख सकते हैं। ये इश्यूज इनके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए। अगर आपको नहीं है तो आप जो है हमारे प्रीवियस लेक्चर सुन लें, वहां पर डिटेल में इनको डिस्कस किया गया है। ये आपके जो है नेशनल इश्यूज हैं, इनको भी आप जरूर अगर आपको इसका आइडिया है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग प्रीवियस लेक्चर सुन सकते हैं। और ये रनिंग में है, जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी है, आईएमएफ पैकेज है, तो ये रनिंग में चीजें हैं। वेव ऑफ टेररिज्म है, टीटीपी है, ये रनिंग में चल रही है। इलेक्शंस फरवरी 8 के जो हैं वो रनिंग में है। तो ये वो चीजें हैं जो रनिंग में हैं जिनके ऊपर अभी भी जो है बहस चल रही है, मुख्तलिफ किस्म की इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं। सो जी, फर्स्ट हमारा जो एडिटोरियल है वो है फिट्स कंसर्न।
बड़ा प्यारा लिखा है उसने, और प्यारा क्या लिखना था, ज़ाहिर है फिच रिपोर्ट है उसको उसने सस्पेंड किया। इसके अंदर है क्या, पहले मैं आपको इसका क्रक्स बता दूं। फिच कंसर्न्स के अंदर आपका मेन टॉपिक रहेगा इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। और इसमें वो डिस्कस ये करेगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को चैलेंजेस कौन कौन से हैं, वो आपको बताएगा। अगर आपको नहीं पता तो आपको आइडिया हो जाएगा, बेशक आप इनको नोट डाउन करके रख लें अपने पास। उसके बाद वो आपके साथ करेगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को डिस्कस, कि किस तरह जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो इम्पैक्ट करती है इकोनॉमी को। और इसी तरह वो जो डिले इलेक्शंस है उनकी बात करता है कि ये जो डिले इलेक्शंस की बात हो रही है उससे क्या होगा, किस तरह से पॉलिटिकल डिसेबिलिटी आएगी, इंस्टेबिलिटी आएगी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट करेगी। और उसके बाद वो जाएगा फिच के ऊपर, और ये ज़ाहिर है फिच ने ही बातें सारी की हैं और इनको वो एक्सप्लेन करेगा। सो जी शुरू करते हैं जी। तो कहता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी है जो मुख्तलिफ किस्म के उसको चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं। तो कहता है उनमें से कुछ जो हैं वो क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जैसे कि आपका जो लो टैक्स रेवेन्यू है, आप जो टैक्स कलेक्शन करते हैं वो बहुत कम है। एनर्जी सेक्टर का जो कर्जा है वो बहुत ज़्यादा है। मैसिव लॉस जो है हो रहा है इसकी वजह से। जो आपकी स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं, जैसे स्टेट ओन इंटरप्राइजेज पाकिस्तान जो है, पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो, पाकिस्तान स्टील मिल्स, पाकिस्तान रेलवे, इसके ऊपर हमने ओपिनियंस भी डिस्कस किए हुए हैं कि किस तरह ये लॉस पाकिस्तान को इनकी तरफ से हो रहा है। और इसके अलावा जो आपकी लो एक्सपोर्ट है, तो ये चैलेंजेस हैं जिनको पाकिस्तान फेस कर रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी फेस कर रही है। अदर जो है वो कह रहा है कि और भी हैं जो इससे रिलेटेड हैं, वो क्या है कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना पोजीशन, वो बड़ी वीक है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि फॉरेन जो है ना, फ्यू फॉरेन एंड प्राइवेट एंड कमर्शियल इनफ्लोज वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। और इसके अलावा जो है आपका जो नया आईएमएफ प्रोग्राम है उसके बावजूद ये जो है आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो, कि उसकी पोजीशन वीक है। क्यों वीक है, ज़ाहिर है वो आपको पैसे देता है, वो आप पैसे खर्च कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, और उसके बाद दोबारा से आप पैसे लेने चले जाते हैं। तो ये एक सिंपल सा रूल है, जिस तरह से एक बंदे की सैलरी आती है तो वो सैलरी को क्या करता है, यूज करता है, महीने के एंड के पास उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो जस्ट लाइक पाकिस्तान भी ऐसे ही कर रहा है। तो जब तक आप सोर्स ऑफ इनकम और नहीं डेवलप करेंगे तब तक आप क्या कर सकेंगे, अपनी इकोनॉमी को बेहतर नहीं कर सकेंगे। और ये वो चीजें हैं जो सोर्स ऑफ इनकम आपका डेवलप करती हैं, तो ये इनकी तरफ से हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आपकी इकोनॉमी राइट नो फेस कर रही है। वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँ, दे आर मल्टीपल चैलेंजेस। बट मेरा कंसर्न होता है जो एडिटोरियल के अंदर चीजें दी गई हैं सिर्फ उन्हीं को मैं एनालाइज करूं, अपने से चीजें ऐड कम से कम करूं, ताकि जो है वक्त के साथ साथ आपके आइडियाज डेवलप होते जाएंगे। जब आप डेली बेसिस के ऊपर ये चीजें सुनेंगे तो आपको ये जुबानी याद हो जाएंगी और हर रोज कोई ना कोई नई चीज इसमें ऐड होती जाती है। आगे बेसिकली अब ये है फिच। आगे आपने ये जो एडिटोरियल का नाम था फिच कंसर्न। अब पहले फिच क्या है मैं ये आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज फिच, उसके बाद आगे चलता हूँ। इकोनॉमी का उसने बता दिया जो मेन इशू से। अब आगे वो जो है ये तो उसने बताया ना, अब उसने देखना है पाकिस्तान की इकोनॉमी को फिच की नजर से। अब ये क्या है जी, बेसिकली सीधी सी बात है, जैसा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है ना, इसी तरीके से जो है क्या है, यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जिन्हें उसने डिजाइन किया था इसको, ठीक है ना, किसको, फिच को, ठीक है ना। अब दुनिया की 3 बड़ी जो रेटिंग एजेंसीज है ना, उनमें से वन ऑफ देम इज फिच। पहली कौन सी है जी, एक है मूडीज है, दूसरी है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, एंड फिच रेटिंग। ये 3 जो है ना, ये कैपिटल मार्केट कंपनीज हैं। और ये कहाँ पर है, रजिस्टर्ड है बेसिकली, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन है ना, वहां पर ये रजिस्टर्ड है। अब ये करती क्या है, इनका रोल क्या है, पहले आप ये देख लें, फिच को देख लें, उसके बाद फिच ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है उसकी रिपोर्ट ने, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ जो उसने एडिटोरियल में डिस्कस किया है। तो लिहाजा पहले आपको पता होना चाहिए दैट इज व्हाट इज फिच, फिच खुद क्या है फिच। तो रोल इनके मल्टीपल्स होते हैं, लेकिन यहाँ से मैं आपको बस इतना बता देता हूँ, क्रेडिट रेटिंग जैसे इसके नाम से ही है पता चलता है, ये किसी भी मुल्क की, किसी भी कंपनी की, किसी भी यानी कि नेशन की जो इनकम होती है ना, बेसिकली उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये कितनी है, कितने पैसे इसने कमाए हैं, कितने पैसा इसने कर्जा देना है, इसके पास बकाया कितना बचेगा, कहाँ कहाँ से इसको आएगा। तो ये सारी चीजें देख कर ना, फिर ये इसको जिस तरह बच्चों को उनके नंबर्स के हिसाब से हम लोग ग्रेडिंग करते हैं ना, A+, ए, B+, B नेगेटिव, तो उससे हमें पता चलता है कि बच्चा कितना लायक है, इसके ऊपर कितनी मेहनत की करने की जरूरत है। ठीक है जी।
तो फिर ये कंपनीज जो है, ये क्रेडिट रेटिंग जो है, ये उस नेशन को, जैसे पाकिस्तान है, इनको भी इन्होंने कोई ग्रेड दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे पहले था CC नेगेटिव और अब हो गया है CCC, ट्रिपल सी। पहले ट्रिपल सी नेगेटिव था, अब ट्रिपल सी सिंपल हो गया, नेगेटिव हटा दिया, मतलब कि क्या हुआ, थोड़ा सा हम लोग अप चले गए हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये बताती हैं कि ये मुल्क की रेटिंग ये है, और उस वो क्यों बताती हैं, उस रेटिंग से ना फिर ये पता चलता है कि ये जो मुल्क है इसकी इकोनॉमी कितनी स्टेबल है, यहाँ पर पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं। सबसे बड़ी बात जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टाइकून्स हैं मुख्तलिफ किस्म की वर्ल्ड के अंदर, वो फिर इस रेटिंग को ऑब्जर्व करते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि दुनिया का ये वाला मुल्क जो है ना, ये पैसे खर्च करने के लिए बड़ा अच्छा है। हम अगर यहाँ पर पैसा खर्च करेंगे तो हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएँगे। यहाँ पर पैसा खर्च करेंगे अगर नेगेटिव रेटिंग वाले पर, तो इसका मतलब है हमारे पैसे ज़ाया हो जाएँगे। तो इसलिए इन कंपनीज़ की जो रेटिंग है ना, जो है ये कैपिटल मार्केट कंपनीज़, इनकी रेटिंग को दुनिया के अंदर बड़ी अहमियत हासिल है। जब भी किसी मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी हो, किसी इंडिविजुअल ने, स्टेक होल्डर ने, बिज़नेसमैन ने इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो वो इनको एनालाइज़ करते हैं। तो इसी तरीके से इस जो फिच वाले हैं, इन्होंने पाकिस्तान को एनालाइज किया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को एनालाइज किया है, और उसके बाद कुछ चीजें बताई हैं जो हम इस एडिटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये एक दो इसकी चीजें हैं वो आप लोग देख लें, आपको हेल्पफुल रहेंगी। कि क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज है, मैंने अभी आपको बताया कि फिच है, ठीक है, मूडीज है, और जो S&P ग्लोबल है, ठीक है ना। S&P आपको बता दिया, स्टैटिकल एंड पुअर्स, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये इसका नाम यहाँ पर भी लिखा, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ठीक है। अब इसके पास 40% है, इसके पास भी 40% है, और इसके बाद 15%, और रिमेनिंग जो वर्ल्ड के बाद उनके पास 5% है। ये क्या है, बिग थ्री रिप्रेजेंटेटिव एंड 95% ऑफ द टोटल मार्केट इनके पास होता है शेयर्स, ठीक है ना। तो ये फिर क्या करती हैं, सारा एनालाइज करके बताती हैं। अब आगे ये इनका रेटिंग सिस्टम है दोनों का, ये मैं बाद में डिस्कस करता हूँ एडिटोरियल के अंदर जाकर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एडिटोरियल पर। एडिटोरियल में फिच जो है वो क्या करती है, कहता है फिच वन ऑफ द 3 बिगेस्ट ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज है। ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया, बता भी दिया, दिखा भी दिया। तो इसने क्या किया है, इसने ये कहा है कि इम्फासाइज किया हाई एक्सटर्नल फंडिंग रिस्क, कि पाकिस्तान को, अब ये अब पाकिस्तान को डिस्कस करने लगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में जो फिच कुछ कह रही है वो डिस्कस करने लगा। और ये कहता है कि इसको एक्सटर्नल फंडिंग रिस्क है, हाई एक्सटर्नल फंडिंग रिस्क है बाहर से, यानी कि बाहर से जो पैसा इसको मिलना है वो इसका रिस्क में है, क्योंकि जहां तक इसको बाहर से पैसा नहीं मिलेगा ये स्टैंड नहीं कर सकती पाकिस्तान की इकोनॉमी। तो इसको हाई एक्सटर्नल फंडिंग रिस्क है। डिस्पाइट कहता है इसके बावजूद कि कुछ स्टेबलाइजेशन और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जो है हुई है, किस वजह से, स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स जो IMF के साथ किए थे उसकी वजह से, लेकिन इसके बावजूद इसको जो है ना अभी भी क्या है, फंडिंग रिस्क है। और इसके अलावा कहता है नियर टर्म पॉलिटिकल आउटलुक, यानी कि दो चीजों के बावजूद, ये दोनों चीजें उसने पॉजिटिव बताई हैं अपनी तरफ से। कौन सा, एक जो हमारी IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुई है वो वाली, और दूसरा जो अभी हमारे मुल्क में इलेक्शन होने जा रहा है ये वाला। ये दोनों पॉजिटिव चीजें होने के बावजूद अभी भी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसको क्या रिस्क है, एक्सटर्नल फंडिंग रिस्क है, यानी कि अभी भी जो है हाई एक्सटर्नल फंडिंग रिस्क के ऊपर है, कि बाहर से जो पैसा आना है उसके ऊपर इसकी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। अगर वो नहीं आता तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या जो पैसे हमने बाहर वालों को कर्जा वापस करना है वो, या किसी से लेने हैं, लोन वगैरह लेना है वो, इन दोनों के ऊपर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है हाईली डिपेंडेंट है इस वक्त, ये वो कहना चाह रहा है। आगे वो कहता है वाइल पाकिस्तान ने जो है अभी लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी जो है इशू की है, इशूअर्स डिफॉल्टर रेटिंग, कहता है इसके बावजूद कि अभी जो इसी फैच ने जो है अभी जो रेटिंग जो की है, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इशूअर डिफॉल्ट रेटिंग जो इसने शुरू की है, उसमें इसने किया है कि पाकिस्तान को CC नेगेटिव से निकालकर ट्रिपल सी जो जुलाई में कर दिया है, ठीक है ना। यानी कि जुलाई में इन्होंने क्या किया था कि CC नेगेटिव से निकालकर पाकिस्तान को ट्रिपल सी जो है उसमें कर दिया था, और CC नेगेटिव क्या था, डिफॉल्ट रेटिंग में था, ठीक है ना। तो इसके बावजूद जो है ना ये काम भी इन्होंने किया है, लेकिन अभी भी जो है ना ये एक्सटर्नल फंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। ये पॉजिटिव चीजें कुछ बता भी रहा है वो साथ साथ। आगे वो कहता है कि IMF से अभी लोन भी अप्रूव हुआ है हमारा $3 बिलियन का, और इसकी वजह से जो करंट रेटिंग है स्टिल इंडिकेट्स सिग्निफिकेंट कंट्री क्रेडिट रिस्क। ये सारी पॉजिटिव चीजें बता रहा है कि ये सारे पॉजिटिव काम होने के बावजूद स्टिल वी आर वेयर एक्सटर्नल फंडिंग के रिस्क भी हम लोग खड़े हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी। फिच क्या कहता है,
फिच ये बिलीव करता है कि पाकिस्तान जो है ना एक्सटर्नल फंडिंग रिस्क जो है ना इस हाई मीडियम टर्म टर्म फाइनेंस नीड्स, इसको क्या है, पैसों की यानी कि ज़रूरत है। पाकिस्तान का ओवरऑल जो एक्सटर्नल फंडिंग टारगेट था वो क्या था, 18 बिलियन, के पाकिस्तान को 18 बिलियन बाहर से कहीं से मिल जाए। और इसके किसके लिए, फॉर द करंट फिस्कल ईयर, अभी लिखे। और इसके अलावा ये तो पाकिस्तान की डिमांड थी, नीड थी, लेकिन पाकिस्तान को 9 बिलियन डॉलर जो है वो क्या देना है, डेब्ट मेच्योरिटी हो चुकी है, यानी कि पाकिस्तान को 9 बिलियन डॉलर वापस करना है कर्जों की सूरत में जो पाकिस्तान ने लिया हुआ है। और पाकिस्तान की डिमांड कितनी थी कि पाकिस्तान को इतना पैसा मिल जाए, 18 बिलियन डॉलर। और अगर पाकिस्तान को 18 बिलियन डॉलर मिलता है तो फिर भी पाकिस्तान को 9 बिलियन डॉलर अभी पाकिस्तान के जो कर्जा मेच्योर हो चुका है उसकी इंस्टॉलमेंट्स हमने वापस करनी है। और आईएमएफ ने कितना हमें देना है, 3 बिलियन डॉलर, और 3 बिलियन डॉलर टोटल है, और उसमें से वो 700 मिलियन डॉलर की किस्तें कर करके हम लोगों को दे रहे हैं। सेकंड किस्त अभी हम लोग को मिली थी। अच्छा, और आगे वो करता है कि द मेच्योरिटी डेब्ट इंक्लूड्स, मेच्योरिंग डेब्ट जो है, जो जिसका जो उन्होंने पीछे जिक्र किया है, कौन सा, 9 बिलियन डॉलर का जो हम लोगों ने देना है, 9 बिलियन डॉलर्स का जो देना है, उसमें क्या क्या है, 1 बिलियन जो है बॉन्ड है, ठीक है ना, जो कि अप्रैल में देना है। 3.8 बिलियन जो है मल्टीरेरियल क्रेडिटर्स को देना है। और इसके अलावा कहता है कि रोल ओवर और बायलेटरल जो डिपॉजिट्स हैं, रोल ओवर होता है जो हम वो दोबारा से उसको रीन्यू करवा लेते हैं, तो वो इसके अलावा है, ठीक है ना। और इसके अलावा कहता है कि जो टारगेट्स थे 1.5 बिलियन यूरो बॉन्ड सुकूक के जो इशू किए थे, सुकूक इशूएंस जो था, वहां पर यूरो बॉन्ड 1.5 बिलियन डॉलर था और 4.5 बिलियन कमर्शियल बैंक बोरिंग थी। और ये भी क्या है अभी हमारे लिए, ये दोनों भी जो हमारे मिलने हैं ये भी हमारे लिए चैलेंज बने हुए हैं। तो ये इकोनॉमी के बारे में वो बताता है कि पाकिस्तान ने जितना बाहर से पैसे लेने थे, डॉलर 18 बिलियन की फंडिंग इसको रिक्वायर्ड थी, तो उसमें से भी वो तो अभी आए नहीं, और 9 बिलियन डॉलर जो हमने कर्जों की सूरत में इस टाइम तक वापस करना था वो मेच्योर हो चुका है। तो लिहाजा अब पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इकोनॉमी की वो हाईली रिस्क के अंदर है। और क्या रिस्क है कि इसको अब बाहर से पैसा मिले तो ही ये स्टेबल हो सकता है। दूसरा वो पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करता है, और बस उसमें ये कहता है कि अगर इलेक्शन जो है वो डिले होता है तो इसका इकोनॉमी के ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। क्यों, इसमें सिंपल सी बात है, प्रीवियस ओपिनियंस के अंदर भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि जो फरवरी के अंदर इलेक्शंस होने हैं तो उससे क्या होगा, अगर फरवरी के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद जो आईएमएफ प्रोग्राम है उसमें निगोशिएशंस कर लेंगे, और उसके बाद क्विकली आफ्टर द 9 मंथ एसबीए जो कि मार्च 2024 में फिनिश हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फरवरी में अगर ये गवर्नमेंट आ जाती है, मार्च में हमारा पिछला मुआदा खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है 9 मंथ वाला, तो हम आगे नया आईएमएफ प्रोग्राम के साथ बातचीत करके आगे चल सकते हैं। लेकिन अगर ये काम नहीं होता, लेकिन वो कहता है अभी भी रिस्क में है कि अनसर्टेनिटी है, लेकिन अगर ये काम नहीं होता फॉर एग्जांपल, तो मार्च में हमारा ये तो खत्म हो जाएगा 2024 में, तो फिर आगा जो आईएमएफ के साथ प्रोग्राम है वो फिर जो है वो हमारा डिले होना शुरू हो जाएगा, और क्योंकि हमें पैसों की फिर ज़रूरत होगी और पैसा हमें फिर कहीं और से आएगा नहीं, तो फिर इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये उसने इसके अंदर डिस्कस किया। अब आ जाते हैं रेटिंग की तरफ, जो उसने आपकी पाकिस्तान की जो रेटिंग की थी और पाकिस्तान को सीसी नेगेटिव से निकालकर ट्रिपल सी यानी कि सिंपल पॉजिटिव में रख दिया। अब यहाँ पर मैं फिच की बात करता हूँ, ये इनका रेटिंग का, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग है। कोई भी कंट्री को ये इन्वेस्ट, जब ये वाला ऊपर वाला ग्रेड होता है ना यहाँ तक का, तो इसको वो रखते हैं किस कैटेगरी में, इन्वेस्टमेंट ग्रेड। यानी कि यहाँ पर कहा जाता है कि इन मुल्कों के अंदर जिनकी रेटिंग ये वाली है, ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, तो वहां पर इनकरेज किया जाता है कि आप लोग क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं। बिजनेसमैनों को कहा जाता है आप लोग पैसा खर्च करें, यहाँ पर कोई मसला नहीं है, आपको प्रॉफिट आएगा। तो इनके अंदर ज्यादातर जो डेवलप कंट्रीज हैं उनको ही डाला जाता है इस रेटिंग के अंदर। दूसरी तरफ आ जाती है स्पेकुलेटिव रेटिंग, इसकी आगे फर्थर रेटिंग भी है, लेकिन मैं ज्यादा डीपली में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम इकोनॉमिक्स तो पढ़ नहीं रहे, हमने एक इकोनॉमी का जनरल सा ओवरव्यू ही रखना है। ये चीजें आपको हल्की हल्की आइडिया आपके पास होना चाहिए, ताकि कहीं पर बात हो तो आपको पता हो कि दैट इज व्हाट इज रेटिंग एंड व्हाट इज दिस। तो स्पेकुलेटिव ग्रेड के अंदर होता है क्या, स्पेकुलेटिव ग्रेड के अंदर जैसे स्पेकुलेटिव वर्ड से ही है कि ये जंक होते हैं, यानी कि इसमें कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे चीजें होती जाती हैं, और उनकी भी उन्होंने फर्थर रेटिंग की है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान को ट्रिपल सी की कैटेगरी में उन्होंने रखा है, तो आप खुद ही देख सकते हैं इसके नीचे अब डी आ जाता है, यहाँ पर डिफॉल्ट वाले नीचे आ जाते हैं। अब थोड़ा सा इसको मैं और एलेबोरेट कर देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि प्राइम, ट्रिपल ए, हाई ग्रेड, अपर मीडियम ग्रेड, लोअर मीडियम ग्रेड, ठीक है ना, और नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्पेकुलेटिव। यहाँ से नीचे जो आप वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो बेहतर है,
हाईली स्पेकुलेटिव ये वाले हैं, और ये देखिए सब्सटेंशियल रिस्क, ठीक है, ट्रिपल सी वाले इनके एक्सट्रीमली स्पेकुलेटिव, डिफॉल्ट इमिनेंट विद लिटिल प्रोस्पेक्ट फॉर रिकवरी। ये आप देख सकते हैं, ये टर्म्स ही बता रही हैं कि क्या आपकी, अगर आप पैसा खर्च करते हैं या उस मुल्क की इकोनॉमी का क्या हाल है, ये देखें। और अगर डी कैटेगरी में डाल दें तो इसका मतलब है कि आप डिफॉल्ट में पड़ गए हैं, आपकी इकोनॉमी डिफॉल्ट हो चुकी है। ये फिच की रेटिंग है, ठीक है। तो अभी पाकिस्तान यहाँ पर खड़ा है, और बाकी आप खुद से आइडिया लगा लें वेयर आवर इकोनॉमी इज स्टैंड, कि हम हाईली रिस्क के ऊपर हमारी इकोनॉमी जो है अभी भी खड़ी है। एक छोटा सा हमें पुश लगता है तो हम क्या करेंगे, नीचे डिफॉल्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। सो दैट्स ऑल विच ही डिस्कस इन द इकोनॉमी। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको ये बिल्कुल जो है करंट जो इकोनॉमी की सिचुएशन है हर टाइम उसका पता होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सेकंड जो आपका एडिटोरियल है वो क्या है, वो है जी बैटल फील्ड लाहौर। बैटलफील्ड लाहौर में बेसिकली वो क्या डिस्कस करेगा, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, काजेज ऑफ दिस पोल्यूशन, इसके इफेक्ट्स को और सॉल्यूशंस को, इनको डिस्कस करेगा। बहुत सारे हमने ओपिनियंस भी डिस्कस किए थे, और इसके अलावा एडिटोरियल्स भी हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो ये एक हाईली रिकमेंडेड आपके लिए रहेगा। और क्या टॉपिक, तो ये ऐसे में भी आ सकता है वो अगर चाहे तो, यानी कि आपके करंट अफेयर ऐसे पाकिस्तान अफेयर, यानी कि एक रिकमेंडेड टॉपिक है पोल्यूशन वाला, जो जिसको पाकिस्तान इस फेस कर रहा है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में आपसे ये पूछ सकता है। तो लिहाजा इसके अंदर अभी जो आया है एडिटोरियल, उसके अंदर उसने काजेज भी बताई हैं, फैक्ट्स भी बताए हैं, और सोल्यूशंस भी बताए हैं। चलें जी पढ़ते हैं इसको। कहता है लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, स्मोक आपको पता है लाहौर में हो गई है, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी पाकिस्तान बन चुका है, स्मोक क्राइसिस चल रहे हैं। हेल्थ इश्यूज, इसकी वजह से हेल्थ के इसके इफेक्ट्स क्या हैं, बेसिकली ये हैं इसके इफेक्ट्स। सबसे बड़ा इफेक्ट्स क्या है कि हेल्थ का इशू हो रहा है, अभी जो इसने डिस्कस किए हैं। वैसे एजुकेशन के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, इसका इफेक्ट ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी पड़ता है, इसका इफेक्ट आपकी इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ता है। तो मैं उस तरह नहीं जाऊंगा, क्योंकि उधर गया तो फिर लंबा ही काम हो जाएगा, इधर ही रहूंगा जो जो पॉइंट्स इसने डिस्कस किए हैं। अब इसको मैं बता देता हूँ। स्कूल बंद हो जाते हैं, एजुकेशन में इम्पैक्ट होता है। ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है, आपकी मार्केट के अंदर सामान नहीं आता, तो इकोनॉमी चलती है मार्केट के ऊपर, ठीक है ना, ट्रेड के ऊपर। तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो ट्रेड नहीं होगी, ट्रेड नहीं होगी तो फिर जाहिर इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब होगी। और ये आपको क्लियर विजिबिलिटी चाहिए रोड्स के ऊपर। तो ये चीज़ें हैं, इनको रहने दें साइड पर। अभी जो एडिटोरियल वाले उसने कहा जी इसके इफेक्ट्स ये हैं कि हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं लोगों को, जैसे परसिस्टेंट को हो रही है ब्रीथिंग, सांस की बीमारियां हो रही हैं, कान आंखों के अंदर इरिटेशन हो रही है, हेडेक हो रही है, ठीक है। और ये डेली लाइफ का जो हिस्सा बन चुका है लाहौर वालों का, तो ये इसके हेल्थ इश्यूज के ऊपर इम्पैक्ट के हैं। काजेज क्या हैं जी, मेन काजेज उसने बता दी हैं। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्रीज से निकलने वाली पोल्यूशन, फसलों को काटने के बाद जो उनको आग लगा देते हैं वहां से निकलने वाला धुआं, और लैक ऑफ इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको इफेक्टिवली हम क्या कह सकते हैं, उसको मैनेज नहीं करते जो वेस्ट को। तो ये तीन चार उसने इसके काजेज आपको बता दी हैं, जिसकी वजह से ये क्राइसिस इमर्ज हो रहे हैं। अब आ जाते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। तो ये सारे उसने सॉल्यूशंस इसके अंदर डिस्कस किए हैं, और इसमें से एक ये इसने प्रोग्राम जो है डिस्कस किया है, और उसके बारे में पहले कहता है कि ये एक क्या है, अच्छा कमांडेबल पॉजिटिव स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये है क्या कि पंजाब हायर एजुकेशन जो कमीशन है उसने रिकमेंड किया है कि अडोप्ट किया जाए रीजनल क्लीन एयर इंसेंटिव मार्केट को, प्रोग्राम को, जो कि यूएसए के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इसको आप लोग जो है, इसको बेशक आप लोग नेट से देख लीजिएगा, डेट इज व्हाट इज दिस, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पर उसने हल्का सा ही एक्सप्लेन किया था बस। तो इसको आप लोग नेट से एक दफ़ा RECLMA इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या है, नहीं भी देखेंगे तो इट्स ओके, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा कि नया इनिशिएटिव आया है। अब इसके जो है आगे सॉल्यूशंस क्या है कि रेगुलेशन किया जाए कि इनको इंडस्ट्रीज की जो एमिशन है उसको देखा जाए, और सस्टेनेबल फार्मिंग की जो प्रैक्टिस है उसकी तरफ जाया जाए। ब्रिक किलन जो ईंटों वाले भट्ठे हैं उनमें क्या किया जाए, उनको मॉडर्नाइज किया जाए। लेटेस्ट जो उनके अंदर टेक्नोलॉजी है, जिग जैग जैसे एक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, उसको यूज किया जाए, ठीक है ना। और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट किया जाए, ताकि जो गाड़ियों का धुआं है वो कम हो जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी तो लोग अपनी पर्सनल गाड़ियां कम इस्तेमाल करेंगे, तो अल्टीमेटली जो है उसका धुआं कम हो जाएगा।
पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाया जाए कि किस तरह से जो एयर पोल्यूशन है वो आपकी सेहत को ख़राब कर सकती है, और इसके अलावा पर्सनल जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से कम जो है इन चीज़ों की तरफ, जो धुएँ वाली या गंदगी वाली इलाके हैं वहाँ पर जाएँ। तो इन सब मामलात के लिए जो है ना वो ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो बोल्ड स्टेप्स ले, ताकि एयर क्वालिटी को क्या किया जा सके, साफ़ किया जा सके। तो बेसिकली यही है, ये जो काज़ेज़ हैं आप इनको उल्टा कर दें तो आपकी क्या बन जाते हैं, ये सॉल्यूशंस बन जाते हैं। गाड़ियों की जगह पे ट्रांसपोर्ट देखें आप, उसने कह दिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू कर दें, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जाकर आप चलो चेक कर लें, क्रॉप बर्निंग को आप लोग बंद कर दें, इफेक्टिवली वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल कर दें, तो इसको उल्ट कर देंगे तो ये आपके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। सो दैट इज ऑल विच ही डिस्कस इन योर सेकंड एडिटोरियल। नो वी मूव आवर थर्ड एडिटोरियल, वीक केसेस। वीक केसेस के अंदर वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, वीक केसेस के अंदर बेसिकली वो डिस्कस करेगा आपका सोशल इशू। सोशल इशू क्या है, चाइल्ड सेक्स स्कैंडल है उसको डिस्कस करेगा। जुडिशरी, जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी वीकनेसेस आपको बताएगा, करप्शन इसके अंदर इन्वॉल्व है, और पुलिस डिपार्टमेंट का रोल इन एफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो ये सारे के सारे आपके जो हैं ये बेसिकली सोशल इश्यूज हैं जो आपकी सोसाइटी के अंदर हैं। तो ये एक आइडिया जो है एक इंसिडेंट के साथ इसको वो लिंक करता है। कहता है कसूर में 2015 के अंदर चाइल्ड सेक्स एक स्कैंडल निकला था, जिसमें जो चाइल्ड की पोर्नोग्राफी जो है वो हुसैन खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। यहाँ पर 225 जो माइनर्स बच्चे थे उनको यानी कि वीडियोस वगैरह, फाहिश वीडियोस वगैरह बनाई जाती थी और सेल की जाती थी। तो 2015 के अंदर 2015 के अंदर 8 से 8 साल पहले ये जो स्कैंडल है ये हुआ था। तो उसके बाद ये जो केस है ये कहाँ पे चला जाता है, कोर्ट के अंदर चला जाता है। तो 6 सस्पेक्ट थे इसके, 6। तो 3 को तो उसी वक्त ही रिलीज कर दिया जाता है कि नहीं ये नहीं है, और बाकी जो 3 थे उनको आज जो है 8 साल बाद उनको भी रिलीज कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसलिए रिलीज कर दिया गया है क्योंकि जो केस है ना वो वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि एविडेंस जो है ना वो काफी नहीं है कि क्राइम को प्रूव कर सके। अब इसके ऊपर वो बात करता है कि क्यों नहीं है एविडेंस पूरे, क्यों नहीं है, तो ये वो चीज आगे आपके साथ डिस्कस करता है। वो कहता है कि विक्टिम्स जो है ना उनको धोखा दिया गया है पुलिस ने और प्रोसिक्यूशंस ने, जैसे हमेशा पाकिस्तान के अंदर होता है, जुडिशियल सिस्टम आपका ऐसे। अब इन्होंने क्यों धोखा दिया है? बिकॉज ऑफ करप्शन। पुलिस, प्रोसिक्यूटर्स और फोरेंसिक टेस्ट जो है इन्होंने करप्शन की है। करप्शन की वजह से उसका रिजल्ट ये निकला है कि बाकी जो 3 बंदे थे उनको भी आज रिलीज कर दिया गया है। और इसके साथ साथ वो कहता है कि इस तरह के इंसिडेंट 2015 के बाद कई बच्चों के साथ ज्यादती के इंसिडेंट पाकिस्तान में रिपीटेडली हुए हैं। लेकिन सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि कोई रिफॉर्म्स नहीं की गई इस इंसिडेंट्स को लेकर के। जुडिशरी के अंदर कोई स्पेशल किस्म का सेल बनाया जाए जो इन चीज़ों को देखे, ऐसी कोई रिफॉर्म्स नहीं की गई। तो यहाँ पर वो बेसिकली यही कहना चाहता है कि जो करप्शन है ना वो उसकी रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान के अंदर कि हर एक डिपार्टमेंट जो है वो इससे क्या है, वो मुतासर हुआ है। जैसे पुलिस है, प्रोसिक्यूटर वाले हैं, फोरेंसिक वाले हैं और जुडिशियल सिस्टम है एज वेल। तो इस वजह से आज जो वो माइनर बच्चे थे उनको भी इंसाफ नहीं मिला। सो दैट इज ऑल ही वांट टू डिस्कस। तो सोशल इश्यूज के ऊपर ये एडिटोरियल था, और इससे आपको पता होगा कि अब करप्शन कहाँ कहाँ तक पाकिस्तान में घुस चुकी है। सो दैट्स ऑल। ये थे जी आपके 2 डे जो एडिटोरियल्स हैं, ये मैंने डिस्कस आपके साथ कर दिए हैं। और कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, आपको एंजॉय कर रहे हैं। एंड इंशाल्लाह फिर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों को मिलेगी उसके ऊपर भी हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करते रहेंगे। लेकिन ये जो सीरीज़ है इसके ऊपर हमारा फोकस है कि ये कंटिन्यूस ही रहे, कंटिन्यूसली हम इसको डिस्कस करते रहें, क्योंकि करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव में जो इम्पोर्टेंट पाकिस्तान में चीज़ें चल रही हैं दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। बहुत सारी चीज़ें हैं, होती हैं, लेकिन इस यहाँ पर स्पेसिफिक रहने का मकसद ये होता है कि आप भी जो है वो एक क्लैरिटी होती है कि व्हाट आई गोइंग टू डिस्कस। ठीक है ना? सो जी, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच, जुम्मा मुबारक, अल्लाह हाफिज़।